हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया 32 107 और 109। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजय सर के नोट्स से। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स इन अ बुक्स ऑफ एंटिटी, मतलब जो एक एंटिटी के बुक्स में फाइनेंशियल एसेट्स बनाता है, दूसरी एंटिटी के बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनाता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल एसेट्स दे रखी है। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या क्या है यहाँ पर? दो टाइप के होते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स तीन टाइप के, सॉरी, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और मेजोरिटी। तो अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है गाइस? कैश एंड बैंक बैलेंस फाइनेंशियल एसेट्स है। ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसी भी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारे इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया इक्विटी शेयर्स में किसी कंपनी के। ठीक है, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होगी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, जैसे मान लीजिए हमने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, हमने प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए हमने। ठीक है, हमने गुड्स एंड सर्विसेज किसी को दे दी। तो जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट राइट टू रिसीव कैश किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स में ड्राइव होता है, तो उसे हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे। मतलब लाइक डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एनी एंटिटी। क्योंकि हम लोगों को क्या है, राइट है रिसीव करने का कैश फ्यूचर में। ठीक है, हमने गुड्स सेल कर दिए तो हमें राइट है अब। ठीक है, कि हम ठीक है, कैश रिसीव करने का हमें राइट है। कैश रिसीव करने का राइट जरूरी है, ना कि गुड्स और सर्विस। ठीक है, ध्यान रखना गाइस इसे, कि कैश रिसीव राइट करना मतलब कैश, ठीक है, रिसीव करने का राइट है, ना कि गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियल्स ऑफ एनी एंटिटी लोन गिवन। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी, अगर हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि हमें किसी दूसरी एंटिटी के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एनी एंटिटी, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच आर पोटेंशियली फेवरेबल टू एंटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, रिलायंस का शेयर का मैंने बोला है कि वही, मैंने कॉल ऑप्शन किया और कॉल ऑप्शन में मैंने बोला कि रिलायंस का शेयर जो है वो 2000 आज स्ट्राइक प्राइस है, और ये जाएगा सीधे आपका, ठीक है, 2500 पे 3 महीने बाद। तो 3 महीने का कॉल ऑप्शन ले लिया मैंने। लेकिन अब उसमें क्या है कि मेरी जो बैलेंस शीट डेट पड़ी थी वो बीच में पड़ी थी, है ना। जैसे 1 महीने बाद ही बैलेंस शीट दी थी, तो बैलेंस शीट डेट पे मैंने देखा कि 2100 चल रहा है, तो मेरे पोटेंशियली मेरा फेवरेबल था। तो मैं क्या करूँगी, 100 रुपये से अपना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मेरा फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। तो वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट होगा, वो डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट्स होगा। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन टू लीवरेज लाइक क्रेडिटर्स। मैंने गुड्स परचेज किए, अब मुझे क्या करना है, मुझे पैसे देने हैं, तो ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है। ठीक है, ऐसी बिल पेबल में। ठीक है, ऐसे ही मैंने डिबेंचर इशू किए, मैंने रेडियो में प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तो मुझे आगे जाके 5 साल, 3 साल के डिबेंचर इशू किए, 5 साल के डिबेंचर इशू, तो 5 साल बाद मुझे पैसा देना है। ठीक है, मुझे बल्कि ईयरली भी पैसा देना है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इसलिए मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय द एंटिटी लोन टेकन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डिफर अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने गुड्स एंड सर्विस जो थे वो किसी से ले लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं कैश नहीं दे रही हूँ, इसके बदले तुम मेरा इन्वेस्टमेंट जो डिवेंचर्स में है ना, वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, ओनरशिप तो तुम ले लेना उसको। तो दूसरी मेरी जो फाइनेंशियल एसेट थी वो मैंने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो वो भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि पोटेंशियली अनफेवरेबल है मुझे, रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो इसमें भी, कि जैसे मान लीजिए 2000 रुपये हैं। ठीक है, तो 2000 रुपये जो है, भाई मैंने तो कॉल ऑप्शन खरीदा था कि ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी, मतलब मान लीजिए कि 2000 रुपये हैं। ठीक है, मैंने पुट ऑप्शन खरीदा। ठीक है, नहीं, पुट ऑप्शन नहीं, मैंने, मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, राइट। एक के लिए अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है, तो दूसरे के लिए तो अनफेवरेबल होगा ना। तो जो दूसरी पार्टी है उसके लिए जो अनफेवरेबल है, कि अगर ये 2000 वाला जो प्राइस है, अगर ये 1900 रुपये हो गया, मतलब सॉरी 2000 रुपये 2100 रुपये हो गया, तो जो सामने वाली पार्टी है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया डेरिवेटिव, उसका तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो ही जो लॉस होगा वो उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, क्योंकि कल को अगर वो 2000 से 2100 हो गया सामने वाली पार्टी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे उसको। तो ये हो गई क्या, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल इशू, कॉन्ट्रैक्ट टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेज किए क्रेडिटर से 10 लाख के। ठीक है, मैंने कहा भाई एक काम कर तू ना, इसी के इक्विवेलेंट 3 महीने बाद इसी के इक्विवेलेंट वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लियो। ठीक है, तो जो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने का वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। ठीक है, जितने भी शेयर बनेंगे, जो भी उसकी मार्केट प्राइस उस टाइम पे होगी, उसके हिसाब से तो ले लियो। ठीक है, तो होगी फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है?
ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अपना। तो इसमें आपके दो टाइप की चीजें आती हैं, एक तो विच हैज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी, ठीक है, जिसका भी आपका बचा कुचा शेयर, अगर मान लो कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, ठीक है, और लिक्विडेशन में सबसे पहले तो सारे जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज उनको पे किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा कुचा है वो इक्विटी में आता है, तो इसलिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को ऐसा बोला गया विच इज रेजिडेंट इन द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है। दूसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट टू इशू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए कि मेरा क्रेडिटर्स था कोई 10 लाख का, मैंने उससे बाय किया था गुड्स, और मैं कह रही हूँ भाई 3 महीने बाद तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ले लियो मुझे, फिक्स नंबर मतलब 1,000 शेयर्स ले लियो तुम मुझसे। ठीक है, तुम 1,000 दे रही हो, मुझे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी मुझे नहीं पता है उस टाइम पे 3 महीने बाद। ठीक है, तो जब भी फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देने की बात आती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका इक्विटी शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती वो। ठीक है। नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी स्टैच्यूटरी राइट है कैश रिसीव करने का, या स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है कैश डिलीवर करने का, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, तो उस केस में वो ना तो फाइनेंशियल एसेट्स होती है ना फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, लाइक इनकम टैक्स। ठीक है। अगर, और दूसरा नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ एंटिटी इशू ई प्रिफरेंस शेयर्स और डिबेंचर और टेक्स अ लोन इन केस ऑफ एनी बोरोइंग ऑफ एंटिटी, और वो जो एंटिटी इशू कर रही है उसमें इक्विटी जैसा फीचर है, ठीक है, तो उस केस में भी वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा आपका, ना कि वो कहलाएगा आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये है। उसमें सारे केसेस भी दे रखे हैं और सारे। इट नीड टू क्लासिफाई द बोरिंग एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, इफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेबल ऑन सच बोरिंग, अगर मैंडेटरी है कि नहीं हमें देना ही देना है, मैंने डिबेंचर से पैसा रेज किया और मुझे मुझे मैंडेटरी इंटरेस्ट देना ही देना है, तो उस केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर मेरे को डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड और इंटरेस्ट मैंडेटरी नहीं है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, तो हम इसे अदर इक्विटी में दिखा देंगे। ठीक है। और अगर ऐसी बोरिंग रिडीमेबल है, रिडीमेबल मतलब जो मेच्योरिटी पे पैसा देना ही देना है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और इरिडीमेबल है, परपेचुअल है, लाइक इक्विटी, तो मुझे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अदर इक्विटी में इसको दिखा दूंगी। ठीक है। इफ सच बोरोइंग कन्वर्टेबल वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर ऐसा जो बोरोइंग है वो कन्वर्टेबल है वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मुझे नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। लेकिन अगर फिक्स नंबर है, और फिक्स नंबर में भी अगर कंपलसरी कन्वर्टेबल है कि नहीं मुझे इक्विटी शेयर इशू करने ही करने हैं, तो वो इक्विटी है। और अगर ये एट द ऑप्शन ऑफ मेरे, मतलब मैं, मेरी मर्जी है कि भाई आज क्रेडिटर से मैंने गुड्स परचेज किए, ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दूंगी, लेकिन उसने बोल दिया कि आप मुझे 2 साल बाद कैश दो, इक्विटी दे, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं इश्योर हूँ, मैंने पैसा उठाया और मैंने बोला कि, मतलब मुझे सामने वाले ने बोल दिया आप मुझे पैसा दो या इक्विटी शेयर, तो आपकी मर्जी है, तो उस केस में क्योंकि मेरे पास राइट है, ऑप्शन है मेरे पास, तो वहां पे क्या होगा, वो इक्विटी होगी। लेकिन ऐसी अगर होल्डर के पास वो ऑप्शन है कि, ठीक है, मतलब जो डिबेंचर होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो जिसका डिबेंचर फाइनेंशियल एसेट है जिसके लिए, तो उस केस में वो होगा कंपाउंड फाइनेंशियल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर उसमें इक्विटी का भी फीचर होगा कि या तो मैं इक्विटी ले लूंगा या मैं कैश ले लूंगा, ठीक है, तो ऑप्शन है। तो जहाँ पे भी ऑप्शन आ गया और होल्डर के पास आ गया जो होल्ड कर रहा है फाइनेंशियल, इसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स है, उस केस में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें लायबिलिटी का भी ऑप्शन है और उसमें इक्विटी का भी ऑप्शन है। ठीक है, मतलब मुझे कैश भी देना पड़ सकता है, मुझे इक्विटी भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिर एनी बोरिंग बाय एंटिटी हैज अ मिक्स्ड फीचर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इट इज नोन एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। Also, for clarification purpose, please note CFI can be possible only from viewpoint of entity taking money on borrowing. क्लेरिफिकेशन पर्पस के लिए नोट कीजिए कि CFI केवल तभी पॉसिबल है जब इश्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब वो इश्योर देखेगा ना अपनी बुक्स में मुझे क्या डालना है, तो वो इश्योर को चेक करना पड़ेगा। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू हुज इन्वेस्टिंग इन प्रेफरेंशियल डिवेंचर एनी एंटिटी, इट विल बी फाइनेंशियल एसेट्स होगी उसके लिए, उसको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अब इसमें यह है कि अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है मुझे फाइनेंशियल एसेट्स पे, तो वो मेरा P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटी तो वो एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा। अगर ऐसी ही मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो रिटेन अर्निंग से इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं गाइस। इसमें है कि कैश इन बैंक, कैश इन बैंक डेफिनेटली फाइनेंशियल एसेट होगी। ट्रेड रिसीबल, ट्रेड PR जो होगी, बिल रिसीबल, बिकॉज वी हैव अ राइट टू रिसीव कैश, तो फाइनेंशियल एसेट्स होगी। राइट टू रिसीव कैश, लोन गिवन बाय, ये सारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेबल
ठीक है, जितने भी मेरे इन्वेस्टमेंट है सब फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन, पीपी। पीपी जो होगा वो अदर इंडियाज कवर करता है, इंडिया 16। इन्वेंट्री इंडियाज 2 कवर करता है। इंटेंजिबल एसेट्स दूसरा इंडियाज कवर करता है। प्रीपेड एक्सपेंस में, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस मान लीजिए इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस में मैंने 1 साल का पैसा दे दिया, लेकिन इसकी जो अक्रेंस है, ठीक है, जो इसका एक्रू है वो तो मंथली हो रहा होगा। तो बिकॉज इसका जो बेनिफिट है मुझे मंथली मिल रहा होगा, ठीक है, तो इसमें मुझे गुड्स और सर्विस मिल रही है, ठीक है। तो ये अमोर्टाइजेशन होता है और उसके अगेंस्ट मुझे गुड्स और सर्विस मिलेंगे आगे जाके, ठीक है, बेनिफिट्स आगे जाके मिलेंगे। वो भी गुड्स और सर्विस के फॉर्म, ना कि कैश के फॉर्म में, इसलिए इसे हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, ठीक है। एडवांस गिवन फॉर गुड्स, मैंने गुड्स का दे दिया जिसके अगेंस्ट मुझे गुड्स और रिसीव सर्विस जो है कैश रिसीव नहीं होना, तो इसलिए फाइनेंशियल एसेट्स नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडिया 40 है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको रेंट पे रख दिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे ट्रेड पेबल, बिल पेबल है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, मैंडेटरी इंटरेस्ट की मुझे देने ही है, मुझे मेच्योरिटी पे पैसा देना है, मुझे इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया गाइस, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। लोन पेबल इन कैश विद इंटरेस्ट, मुझे कैश भी देना है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश भी, और ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन, मैंने ले लिया है, मुझे पे बैक करना है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। इनकम रिसीव्ड एडवांस, अर्न इनकम, मैंने इन पे जो पैसा रिसीव होगा इसके अगेंस्ट मुझे गुड्स और सर्विस देनी है, कैश नहीं देना, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की कैश को, तो वो दूसरा इंडेक्स कवर करेगा, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स स्टैट है, स्टैट की वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं बन रही है, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रिडेबल, इनरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट देना ही नहीं है, मेरी डिस्क्रिशन है और इरिडेमेबल है, ठीक है। मतलब मुझे मेच्योरिटी पे भी पैसा नहीं था, इक्विटी का फीचर आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो मुझे प्रेफरेंस शेयर इशू करने ही करने हैं, ठीक है। तो भाई ये फाइनेंशियल आपका इक्विटी है, क्योंकि इसमें क्या है आपके इक्विटी शेयर्स के फीचर आ गए ना, और उसमें भी मुझे डिबेंचर भी मैंने इशू कर रखे हैं विद डिस्क्रिशनरी, मुझे इंटरेस्ट देना है नहीं देना है ये मेरी मर्जी है, तो इक्विटी का फीचर आ गया तो इक्विटी हो गया ये भी। रीडेबल प्रेफरेंस शेयर्स की मुझे पैसा मेच्योरिटी पे देना है विद डिस्क्रिशनरी, बट मेच्योरिटी पे तो पैसा देना है ना, और मेच्योरिटी पे तो पैसा देना है ना, जैसे मुझे इक्विटी पे पैसा नहीं देना होता। लेकिन रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें डिविडेंड जो है वो मुझे देना नहीं देना मेरी, मतलब इक्विटी वाला फीचर ही हो गया इसमें, तो कंपाउंड हो गया सीएफआई। ऐसे डिबेंचर में डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट है, तो ये जो डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट वाला है ये इक्विटी वाला फीचर हो गया, और डिबेंचर मुझे पैसा देना है तो ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला फीचर हो गया, ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, मैंडेट मुझे इंटरेस्ट तो देना ही है ना, तो मैंडेटरी इंटरेस्ट वाला जो होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। और रिन्यूएबल वाला कि मैं कभी भी पैसा दे सकती हूँ, मतलब कभी भी पैसा मैं दे सकती हूँ, मेरी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऑब्लिगेशन है टू पे कैश, तो ये इक्विटी वाला फीचर होगा, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज मुझे प्रेफरेंस शेयर इशू करने ही करने हैं, ठीक है, डिबेंचर इशू करने ही करने हैं, तो ये इक्विटी वाला फीचर हो गया। मैंडेटरी इंटरेस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला फीचर हो गया, तो इसलिए कंपाउंड फाइनेंशियल हो गया। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, होल्डर के ऑप्शन है भाई, होल्डर के पास ऑप्शन है, ठीक है, और होल्डर के पास ऑप्शन है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। लेकिन बिकॉज ये कन्वर्टेबल है, होल्डर, ठीक है, कन्वर्टेबल है, तो अगर क्योंकि अगर वो शेयर्स मांगेगा तो वो इक्विटी शेयर वाला फीचर हो गया है ना, इसलिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इसमें मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो जनरली मेजर की जाती हैं आपकी 3 मेजरमेंट में, एक तो है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एक है आपकी फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रहेंसिव इनकम एफ वी टी यू सी आई, और एक है आपका फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। अगर आपका इंटेंशन होल्ड करने का है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को टिल मेच्योरिटी, ठीक है, सिर्फ इंटेंशन है कि कभी कभी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज पाने का और होल्ड करने का टिल मेच्योरिटी, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड यूज होगा, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। दूसरा, अगर आपका इंटेंशन है हैश करने का कुछ पीरियड के लिए, उसके बाद सेल करने का उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, उस ठीक है, तो तब वो हो जाएगा एफ वी टी ओ सी आई, ये फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रेंसिव इनकम। अगर आपका इंटेंशन है उसे ट्रेडिंग पर्पज को यूज करने का फाइनेंशियल एसेट्स को, ये सिर्फ एसेट्स के लिए है गाइस, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग, वो आ जाएगा पीएनएल के थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। लेकिन इसमें दो ही चीजें होती हैं जो आती हैं, एक तो है इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कैश पे करने की, ठीक है, तो एफ वी टी ओ सी आई होगा। और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है,
डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, हमारा ट्रेडिंग पर्पस के यूज होता है ना, कि हम जो कह रहे हैं कि 2000 से 2100 हो जाएगा, तो वो भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। तो वहां पे भी आपकी एफवीटीपीएल आ जाएगा, ठीक है। फिर आया हमारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर ऑफ एनी एंड कैन बी शोन एट एफवीटीपी। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट तभी आप एफवीटीपी से भी दिखा सकते हो। मान लीजिए हमारा इंटेंशन है इक्विटी शेयर्स को 3 साल होल्ड करने का, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का, उसे ट्रेडिंग पर्पज के लिए ना यूज करने का, तो उस केस में हम एफवीटीओ से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार एफवीटीओ से चला गया फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, तो फिर से हम वापस एफवीटीपीएल वाला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरली मेजर एंड अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ओनली, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी भी मेजर की जाती है आपकी केवल अमोर्टाइज कॉस्ट में। लेकिन दो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो होती है वो एफवीटीपीएल पे शो की जाती है। एक तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल, क्योंकि वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो गया ना, एफवीटीपीएल डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तो नहीं है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज हो गया कि मुझे देना पड़ सकता है ना। और एक फाइनेंशियल गारंटी हो गई, मतलब देनी पड़ सकती है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इन दोनों रीजन में सर्टेनिटी थोड़ी कम है, मतलब सर्टेनिटी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से ये आपका एफबीटीपीएल में होती है, क्योंकि टेम्परेरी छोटे पर्पस के लिए होती है, ठीक है, बड़े पर्पस के लिए नहीं होती, मतलब, ठीक है। सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी तो हमें एक पर्टिकुलर डेट पर देनी ही देनी होती है, ठीक है। अभी आ गया कि हम मोमोटाइज कॉस्ट मेथड कैसे यूज करेंगे गाइस। तो इस मेथड के अंदर एंटिटी जो होंगी वो अकाउंटिंग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एंटिटी शैल इनिशियली रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट लाइक द फेयर वैल्यू, ठीक है, एडजस्टेड विद ट्रांजेक्शन। फेयर वैल्यू मतलब है अगर आप एट अ मार्केट कर रहे हो, मार्केट टर्म्स कर रहे हो, ट्रांजेक्शन और मार्केट टर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है या आपने दिया है वही आपकी फेयर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। और फिर जो कैलकुलेशन होगी आगे जाके वो इफेक्टिव इंटरेस्ट, जो भी आपकी कैश फ्लोज की कैलकुलेशन होगी, रिकॉग्निशन की कैलकुलेशन होगी, अनवाइंडिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, वो आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज होगी, ठीक है। और ऑफ मार्केट में ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मार्केट रेट जो होगा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट पर आपको दिया होगा कि मार्केट रेट में ये चल रहा है और ये बंदा जो है हम लोगों को इंटरेस्ट इतना दे रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग इंटरेस्ट इन सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये गई से एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ए लिमिटेड ने 10% डिबेंचर इशू किए 94,000 में, ये मार्केट के टर्म्स पे है। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, इट विल बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट द फेस वैल्यू पास जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर गिवन पीएफ फैक्टर्स, ये, ठीक है। अब डिबेंचर्स हैं, ये लिमिटेड ने इशू किए, सबको इशू किए हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आउट ऑफ रिलेशन तो नहीं है ये, ठीक है। अब 94,000 पे आप क्या करोगे, इसे रिकॉग्नाइज कर दोगे। अब डिबेंचर इशू के तो पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 94,000, इंटरेस्ट पेड एनुअल में, ठीक है। अगर ये हमें पता कैसे चलेगा मार्केट टर्म्स में है या नहीं, तो सबसे पहली बात तो अगर ये मार्केट टर्म्स में नहीं होता तो मार्केट टर्म की इंटरेस्ट रेट दी होती, क्योंकि मार्केट टर्म्स की इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ही, तो इसका मतलब ये एट द मार्केट टर्म्स है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एक कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमारे कैश फ्लोज कितने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एंट्री पास कर दी ये वाली, बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिकॉज ये 94,000 है तो इस पर इंटरेस्ट भी बन रहा होगा, है ना। अब ये जो है ये इंटरपोलेशन वाला है, 12%, 13%, 12% पे तो हमारा इंटरेस्ट भी मिल रहा है और इतना 13% पे मिल रहा है, ठीक है। हमें वो वाली इंटरेस्ट रेट चाहिए जिससे एग्जैक्टली 94,000 आ जाए, ताकि फेस वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाए आपकी 3 साल बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही मेथड का यूज करेंगे, रिटर्न ट्रायल, क्योंकि दिया नहीं है इन लोगों ने, ठीक है। कभी दिया होता कि 94,000 का मतलब 1,000 का पहले से ही करोगे तो कितना बैठेगा, ठीक है, तो निकल जाता। तो हम लोगों ने क्या किया कि 12% पे निकाला है इसको पहले। तो कैश फ्लोज निकाले हम ट्रायल एंड हिट मेथड से, 10,000 10,000 10,000 कैश फ्लोज हमारे जा रहे हैं, ठीक है। पीवी से निकाला 95,000, फिर 13% से निकाला 92,000 आ गया, ठीक है। फिर एक्सट्रापोलेशन मेथड से वो मेथड निकाल लिया, 12% निकाल लिया, 12.53 पे 94,000, जो भी आपके फ्यूचर कैश फ्लोज है, इफेक्टिव इंटरेस्ट मतलब जितने भी पीवी फ्यूचर आउटफ्लोज है, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, उसकी जो पीवी है वो हमारे फेयर वैल्यू जो है उसके बराबर हो जाए। तो 12.53% आ रहा है, इसके बराबर हो गई है। अब क्या करेंगे हम, वही अपना मोटाइजेशन टेबल बनाएंगे,
और अमोर्टाइजेशन टेबल में हम लोग दिखा देंगे भैया कि हमारा आउटफ्लो कितना जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। ठीक है, और एक्चुअल पेमेंट निकाल लेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड ईयर। ठीक है, तो हमारा आउटफ्लो कितना जा रहा है गाइस यहाँ पर, ये देखो, 10,000 का 10% निकालोगे तो 10,000 10,000। ठीक है, 10,000 1,00,000 10,000 ये आ गया आपका सबसे पहले। दूसरा आपका 94,000, 94,000 का 12.53% करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में ऐड कर लेंगे, ये माइनस कर देंगे तो 95,778 आएगा। 95,778 का मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे करके हम एंट्री करेंगे, अनवाइंड करेंगे, अनवाइंड इंटरेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट से हम लाइबिलिटी लाइबिलिटी बढ़ा देंगे एक और एक और इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर देंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, और फिर वही हम लोग पे कर रहे हैं तो डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे करके अनवाइंड हो जाएगा। ठीक है, एंटी shall चार्ज इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम एट डिस्काउंटिंग रेट ओवर द पीरियड टू अनवाइंड द डिस्काउंट। ठीक है, तो बिकॉज ये हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी तो इसलिए हमने उसे एक्सपेंस बुक किया। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इनकम अंडर अमोर्टाइजेशन टेबल, यही अमोर्टाइजेशन टेबल बनी थी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अगर ये फाइनेंशियल एसेट्स होती तो भी हम उस केस में ऐसे करते, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, टू इंटरेस्ट इनकम करते और एसेट्स को बढ़ा देते। ठीक है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो if amortization and of market terms, market rate interest is similar instrument. In this case, if transaction cost is given in the question, EIR will be given. Hence, EIR to unwind the cost in such case. ठीक है, तो हम अपना मार्केट की बात कर लेते हैं इसे समझने के लिए। ट्रांजेक्शन एट ऑफ मार्केट टर्म्स, ए लिमिटेड जो है वो कंसेशनल लोन दे रहा है 1 लाख का टू इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है, एट इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर 3 years, एम्प्लॉय विल पे इंटरेस्ट एनुअली प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 5 जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। तो गाइज मार्केट में तो अगर हम पैसा उठाते हैं, एम्प्लॉय पैसा उठाता है तो 10% में मिलता है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयर है उसको कितने में दे रहा है, 6% पे। तो ये ऑफ द मार्केट टर्म्स हो गया, है ना। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे रहेगी, इसमें क्या होगा कि मार्केट में हम 10% दे रहे हैं ना, तो भाई अगर हमने किसी को, हम लोग क्या करेंगे इसमें आउटफ्लोज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे 6,000 रुपये जा रहे हैं, टोटल आउटफ्लो कितना जा रहा है। ठीक है, टोटल आउटफ्लो जा रहा है हमारा 3 साल के लिए 18,000 रुपये जा रहे हैं टोटल मिला के, और 1 लाख प्लस। तो 1 लाख प्लस और 18,000 रुपये। ठीक है, ए लिमिटेड के, ए लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उसके 1,18,000 को अगर मुझे 10% इंटरेस्ट पे देना होता, 1 लाख अगर मुझे 3 साल बाद चाहिए, तो अगर मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगी तो 10% डिस्काउंट करके, ठीक है, तो मुझे कितना पैसा लोन पे देना होता किसी को या इन्वेस्ट करना होता, तो वो जो पीवी आएगी वो आपकी फेयर वैल्यू होगी, है ना। तो वही निकालिए, इसमें 10% की पीवी निकाल ली है। ठीक है, तो 90,106 आ रहा है। तो 90,000 पैसा देती तो मुझे 3 साल बाद 1,10% की इंटरेस्ट रेट पर 1,18,000 रुपये मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसी पे वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, लोन, स्टाफ को लोन दिया है ना, तो लोन टू स्टाफ डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक में 1 लाख, और इसमें जो गैप आएगा वो किस में चले जाएगा। ठीक है, तो जो गैप आएगा वो, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट इनकम की लोन टू एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमने 90,106 दिखा दिया, और हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, तो 9,002 हो जाएगा। एक्चुअल पेमेंट कितना हो जाएगा ये, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता जाएगा। तो एंट्री क्या क्या बनेगी हमारी, ठीक है, मैंने बता दिया आपको पहली वाली एंट्री तो, कि हम लोन दे रहे हैं तो टू बैंक हो जाएगा और लोन टू स्टाफ हो जाएगा। लोन टू स्टाफ को हम इसमें बढ़ा देंगे, लोन टू स्टाफ डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और एक्चुअल पेमेंट आपका हो जाएगा लोन टू स्टाफ डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ऐसे होता जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें स्टाफ कॉस्ट है तो हम स्टाफ कॉस्ट में हर साल अगमोटाइज करते जाएंगे, 9,984 डिवाइड बाई 3। ठीक है,
अब ये जो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है, ठीक है, हम देखेंगे जब प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट ये है, इसका पूरा बना हुआ है, देखिए। If transaction is off market term, then this will be a difference between the amount seen paid at the beginning. डिफरेंस हमने देख लिया था कि 90,000 है और 1 लाख दिया, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या था? 9,000 समथिंग था, ठीक है। तो डिफरेंस में भी रिकॉग्नाइज जनरल एंट्री इनिशियल रिलेशन फॉलोज इफ देयर इज अ स्पेशल रिलेशन, अगर स्पेशल रिलेशनशिप है तो क्या, नहीं तो फिर उसे पीएनएल में ही हम लोग एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, तो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था, ठीक है। तो लोड एंड कंसेशन इट इज गिवन टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉयर की तरफ से क्या होगा, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट हो गई, और एम्प्लॉय की तरफ से वो एडवांस सैलरी इनकम हो गई, ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं वहां पे, तो एज अ क्योंकि वो काम कर रहा है इतने सालों से, तो इसकी वजह से हमने उसे पहले से पैसा दे दिया जिसके अगेंस्ट वो सर्विस हमें दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इंडेस ये मानता है कि इसके अगेंस्ट हमें सर्विस वो देगा। तो राइट इट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ लोन इन पीएनएल एज पर इंडेस 19 एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर लेसी लेसन का रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैंने, मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने लीज पे दे दी, ठीक है, तो और उसने मुझे क्या किया, मैंने बिल्डिंग लीज पे दे दी उसको, ठीक है, मुझे लीज रेंट तो आ रहा है, ऊपर से मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मैंने उससे ले लिया। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि इंडिया से ये मानता है कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब मैं अगर यही लेसी जो लेसी होता है, अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट करता तो वो कमा रहा होता है इस पर इंटरेस्ट, लेकिन क्योंकि लेसी लेशन का रिलेशनशिप था, और वो उस बिल्डिंग को यूज करके कहीं ना कहीं निकाल लेगा, है ना। तो इसलिए इसलिए हम इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट को आरयू एसेट्स मानते हैं, ठीक है, उसके पीवी पे निकालते हैं, फेयर वैल्यू पे, और आरयू एसेट्स मान लेते हैं, और इसे हम लोग अमोटाइज करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म्स, ठीक है। ये इंडेक्स 116 में कवर हो जाता है, ठीक है। पेरेंट और सब्सी का रिलेशनशिप है, पेरेंट और सब्सी में ये है कि अगर कोई भी पेरेंट कंपनी अपनी सब्सी में सब्सी को लोन दे रही है, मान लीजिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है ऑफ द मार्केट टर्म्स जाके, तो उस केस में पेरेंट, क्योंकि पेरेंट अपने एक तरह से बच्चे को दे रही है, तो उसमें वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो ये इंडेक्स कहता है क्योंकि ये आपका बच्चा है ना, तो क्योंकि इट्स लाइक अ योर चाइल्ड, तो आप क्या कर रहे हो, जब बेटा, बेटे में कोई पापा जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जो डेबिट साइड होगी, एक्स्ट्रा जो आ रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने पैसा दिया है, तो क्या होगा, बैंक, तो क्या होगा, हमारा लोन टू सब्सी, डेबिट टू बैंक, ठीक है। लोन टू सब्सिडी तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहा होगा, और टू बैंक तो पूरा कैश आ रहा होगा, तो डेबिट का बैलेंस बचेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी इक्विटी, और सब्सिडी क्या करेगी वो सब्सिडी करेगी कि क्योंकि बेटा है वो, है ना, तो वो बेटा है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका क्रेडिट साइड आ रहा होगा, अब बैंक अकाउंट पूरा आ रहा होगा, क्रेडिट साइड उसका, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी होगी, है ना, तो बाकी जो डिफरेंस बचा है उसका वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो एज पर इंडिया 27 होगा, ठीक है। ऐसे ही सब्सिडी कंपनी अगर लोन प्रोवाइड कर रही है पेरेंट कंपनी को, तो भाई अगर बेटा तो बाप में कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, है ना, तो उस केस में क्या होगा, वो सब्सिडी क्या मानेगी कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एक तरीके से अपने पापा को, इन्वेस्टमेंट तो नहीं मानेगी वो क्या कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऐसी पेरेंट कंपनी क्या मानेगी, पेरेंट कर रही है मुझे डिविडेंड इनकम रिसीव हो रहा है, तो वो डेबिट साइड में, सॉरी, वो क्रेडिट साइड में उसे रिकॉग्नाइज कर देगी, और जो सब्सिडी कंपनी है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मान लेगी उसे, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड होगा आपका रिटेन अर्निंग में, तो ये है। अब अगर इन तीनों में से कोई केस नहीं है तो वो पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा, तो टू पीएनएल लगाएंगे डेबिट साइड में, अगर आपकी फाइनेंशियल एसेट्स है, और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आपकी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये सब कुछ था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।